गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में लेसन नंबर 2। पहला लेसन हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 2, भारत का भौतिक स्वरूप, और इसका पढ़ रहे हैं हम लोग पार्ट नंबर 1। हमने आपको पिछले अध्याय में या पिछले टॉपिक में हमने बताया था कि भारत की क्या अक्षांशीय स्थिति है, क्या देशांतरीय स्थिति है, और भारत की यामोत्तर रेखा कहां से कहां तक गुजरती है और किस देशांतर पर स्थित है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम आपको बताने वाले थे कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत पूरे विश्व में नंबर 1 जो देश है वो है रूस। दूसरे नंबर पर जो देश है वो है कनाडा। फिर इसके बाद में है संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर है चीन और फिर है ब्राजील। इसके बाद में है ऑस्ट्रेलिया और फिर बाद में है भारत। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और ये नंबर 7। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के देश ये है। नंबर 1 जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है, सॉरी जनसंख्या की नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से, विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो है रूस। दूसरे नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा दूसरा देश कनाडा। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा देश संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां भारत। हमारे जो सवाल आता है वो ये आता है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। अधिकांशतः जो हमारी एग्जाम में पूछा जाता है 9th क्लास में, वो या तो पूछा जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, वो है रूस। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, वो स्थान आता है 7। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं और वो हमारा जो टॉपिक आता है ये है भारत का भौतिक स्वरूप। देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मैंने जो होमवर्क दिया था बच्चों ने अपने होमवर्क में, अधिकांशतः बच्चों ने अपने होमवर्क में सही लिखा था, लेकिन कुछ बच्चों ने क्षेत्रफल में वर्ग किलोमीटर लिखना भूल गए थे वो लोग। देखिए जब हम कोई क्षेत्रफल निकालते हैं किसी भी आकृति का, सपोज हम निकालते हैं आयत का क्षेत्रफल, यहां इसकी चौड़ाई है 5 और ये इसकी 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 6 को और 5 को गुणा कर देंगे, ये तो आ गया 30। लेकिन ये किलोमीटर और किलोमीटर भी यदि गुणा होगा तो ये हो जाएगा वर्ग किलोमीटर, या फिर हम इसको कह सकते हैं किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये किलोमीटर से गुणा हो रहा है। इसी प्रकार से भारत की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है उसको जब गुणा किया जाएगा तो वो लंबाई भी किलोमीटर में होगी, चौड़ाई भी किलोमीटर में होगी, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में आएगा। इसलिए ध्यान देने योग्य बात यह है
कि बच्चे जब कभी भी भारत का या राजस्थान का किसी चीज का भी क्षेत्रफल लिखें तो उसकी लंबाई चौड़ाई का क्या माप है उसी हिसाब से उसमें वर्ग जरूर लगाएं। अगर लंबाई चौड़ाई मीटर में है तो वर्ग मीटर होगा, और लंबाई चौड़ाई यदि किलोमीटर में है तो वर्ग किलोमीटर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट मैंने आपको होमवर्क में प्रश्न दिया था कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो स्थलीय जो सीमा थी, स्थलीय सीमा, उस स्थलीय सीमा की लंबाई थी 15,200। यहां ये स्थलीय सीमा है, वो यहां से शुरू होती है और यहां तक वो स्थलीय सीमा खत्म होती है। तो ये जो लंबाई है ये टोटल लंबाई आएगी किलोमीटर में। यहां अपन वर्ग किलोमीटर नहीं लिखेंगे। कई सारे बच्चों ने इनके जवाब सही दिए थे, परंतु कुछ बच्चों ने इसका आंसर सही नहीं दिया था। देखिए, कुछ बच्चों को मैं आपको हिदायत देना चाहूंगा कि कुछ बच्चे जो हैं वर्तमान में ये वीडियो नहीं देख रहे हैं, वो डायरेक्ट वीडियो में प्रश्न के जवाब मांगते हैं, मतलब वो मैसेज में मांगते हैं कि सर इनके आंसर भी लिखो। होमवर्क आपको दिया जाता है तो होमवर्क को आपको वीडियो देखकर ही इसका आंसर देना है। तो ये तो एक बात थी। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, भारत का भौतिक स्वरूप। भारत में हमें कई स्थानों पर, देखिए भारत में कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पर पठार है, कहीं पर मरुस्थल है, कहीं तटीय तटवर्ती मैदानी प्रदेश है। इसी आधार पर भारत के भौतिक स्वरूप को हमने जो बांटा है वो है, देखिए सबसे पहला भौतिक स्वरूप है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। जो आपका ये रहा, ये यहां से यहां तक है, इसको विस्तार पूर्वक समझाएंगे हम। दूसरा है उत्तरी मैदानी प्रदेश। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है थार का मरुस्थल। और पांचवा है तटीय मैदान व द्वीप समूह। ये भारत के 5 भौतिक प्रदेश हैं। इन भौतिक प्रदेशों में हम चलते हैं पहले भौतिक प्रदेश की तरफ, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। अब मैंने आपको ये नाम तो बता दिए, अब आपको ये ध्यान रखना है भौतिक प्रदेश, भारत का जो भौतिक वर्गीकरण किया गया है वो भारत के भौतिक वर्गीकरण के हिसाब से भारत को 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। देखिए उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो है ये आपको ये दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर यहां तक ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश अर्धचाप की भांति दिखाई देता है। सबसे पहली ये है अर्धचाप, जो हम मैथ में जो चाप काटते हैं हम उस चाप की भांति दिखाई देता है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जो शुरू होता है सिंधु नदी से और ये जो है समाप्त होता है ब्रह्मपुत्र नदी तक। ब्रह्मपुत्र नदी का जो बहाव क्षेत्र यहाँ भारत में आता है वहां तक इसका फैलाव है। यहां से यहां तक की जो इसकी लंबाई है, ये जो लंबाई है ये है 2400 किलोमीटर। और हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई देखिए इसकी उत्तर में, यहां तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 400 किलोमीटर और कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है। यहां तक इसकी जो लंबाई है चौड़ाई वो है 150 किलोमीटर। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो सिंधु नदी से शुरू हो रहा है, जहां सिंधु नदी का बहाव शुरू होता है यहां से, और ये जो समाप्त है वो ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में प्रवेश करती है वहां तक इसका फैलाव है। अर्धचाप की भांति दिखाई देता है। इसकी जो लंबाई है वो है 2400 किलोमीटर।
लंबाई होगी इसकी 2400 किलोमीटर। चौड़ा जो है ये उत्तर में तो ये चौड़ा है, लेकिन जैसे जैसे ये पूरब की तरफ बढ़ते हैं हम लोग तो इसकी जो चौड़ाई है वो घटती जाती है। तो इसकी अधिकतम चौड़ाई जो है 400 किलोमीटर और कम से कम इसकी चौड़ाई है 150 किलोमीटर। अब हम आगे बात करें तो आगे देखिए, हम आपको बता रहे हैं ये जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, ये जो पर्वत है इसको बोलते हैं हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत में ये 3 परतें हैं, ये और ये वाली जो परत है, इस वाली परत को कहा जाता है बाह्य हिमालय। इस वाली जो परत है इसको कहा जाता है मध्य हिमालय और इस वाली जो परत है इसको कहा जाता है लघु हिमालय। दोबारा से हम आपको बता दें, हिमालय की 3 परतें हैं। ये वाली जो परत है जो सबसे उत्तर में है, इस परत को कहा जाता है बाह्य हिमालय। बीच वाली जो परत है इसको कहा जाता है मध्य हिमालय और जो लास्ट वाली परत है जो भारत के उत्तरी क्षेत्र में, वो दक्षिणी क्षेत्र में आती है भारत के, वो है लघु हिमालय। यहां अब इसकी हम कोई खास बात करें तो देखिए कि यहां सिंधु नदी है, सिंधु नदी से और ये एक नदी आती है, नदी दोबारा से हम इसको बता दें जिसके बाद में आपको ढंग से इसको दिख पाएगा। यहां सिंधु नदी और यहां है सतलज नदी। सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है, बीच का जो हिमालय है, इस हिमालय को कहा जाता है पंजाब हिमालय। और सतलज नदी से काली नदी, इसके बीच का जो हिमालय है उसको कहते हैं हम लोग कुमायूं हिमालय। और ये जो स्थिति है, देखिए यहां पर कई सारे जो क्षेत्र हैं, ये यहां का ब्यौरा देते हैं कि ये सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में, सतलज नदी से काली नदी के बीच में हिमालय को किस किस नाम से जाना जाता है वो हमने आपको बताया। इसके बाद में हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो पॉइंट है हमारा उत्तरी मैदानी प्रदेश। उत्तरी मैदानी प्रदेश, ये जो उत्तरी मैदानी प्रदेश है, ये वाला पूरा जो क्षेत्र है, ये सब उत्तरी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत माना जाता है। उत्तर का मैदान या उत्तरी मैदानी प्रदेश, ये इसका जो क्षेत्रफल है मैदानी प्रदेश का, इसका क्षेत्रफल है 7 लाख वर्ग किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है वो लंबाई है 2400 किलोमीटर। इसका उत्तरी मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है, इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर। खास बात यह है कि पर्वतीय प्रदेश में, हिमालय के पर्वतीय प्रदेश में से जितनी भी नदियां हैं, 3 प्रमुख नदियां निकलती हैं यहां से, और ये जो 3 प्रमुख नदी हैं वो अपनी सहायक नदियों के साथ, देखिए ये पर्वतीय प्रदेश है, इनमें से 3 प्रमुख नदी है, ये है सिंधु नदी, ये है सतलज नदी, गंगा नदी, और ये है
ये जो तीनों नदियां हैं, ये तीनों नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ में जो बहकर जिस प्रदेश में से गुजरती हैं, उस प्रदेश में अपने साथ कुछ मिट्टी बहाकर लेकर आती हैं। और ये जो मृदा होती है, ये होती है जलोढ़ मृदा, जो जल के साथ में बहकर आती है। और इसी जलोढ़ मृदा जो ये नदियां अपने साथ में बहाकर ला रही है अपनी सहायक नदियों के साथ में, तो वो अपने दाएं और बाएं साइड में जलोढ़ मृदा को फैला देती हैं। इससे उस मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ जिसको बोलते हैं उत्तर का मैदान। यहां देखिए, इससे इसका निर्माण हुआ जिसका क्षेत्रफल है 7 लाख वर्ग किलोमीटर। ये जो जलोढ़ मृदा है वो, इसीलिए ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये सबसे ज्यादा कृषि उपजाऊ क्षेत्र है, क्योंकि जलोढ़ मृदा जो है कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा मानी जाती है। और यहाँ जो है जनसंख्या की सघनता भी यहाँ दिखाई देती है उत्तर के विशाल मैदान में, क्योंकि ये समतल भाग है। मैदान मतलब समतलीय भाग, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व भी अधिक है। और यहाँ पर जो कृषि भूमि है वो भी इसी क्षेत्र में अधिक है, क्योंकि यहाँ पर कृषि पैदावार अधिक होती है। अब हम आपको बताएं कि यहाँ एक क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र का नाम है पंजाब। इस जगह, अब ये जो पंजाब है, पंजाब को पंजाब क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर 5 नदियों का संगम है, और 5 नदियों के संगम होने के कारण ही इस क्षेत्र को पंजाब कहा जाता है। अब एक चीज आती है कि वितरिकाएं। देखो, वितरिकाएं क्या है? जब कोई नदी निकलती है, निकलने के बाद में मैदानी प्रदेश में गाद जमा हो जाता है। गाद मतलब यूं कहें कि अपन की बहुत सारा कीचड़ सा जमा हो जाता है, और कीचड़ सा जमा मतलब दलदली क्षेत्र हो जाता है। उस दलदली क्षेत्र के बाद में कई छोटी छोटी नालियों के रूप में पानी बहता है। यहाँ गाद जमा हो गया, कीचड़ जमा हो गया, कीचड़ जमा होने के बाद में अब यहाँ से पानी अलग अलग दिशाओं में रिस रिस कर जा रहा है। और जो पानी रस रस के जो जाएगा, देखिए यहाँ गाद जमा हो गया, और गाद जमा होने के बाद में ये जो पानी है वो छोटी छोटी नालियों के रूप में प्रवाहित होता है, और इन्हीं को कहते हैं वितरिकाएं। इनको कहते हैं वितरिकाएं। अब इसके बाद में देखो आप, ये है क्षेत्र हिमालय का। यहां से कोई नदी निकली, ये यहां पर सतलज नदी है, यहां एक नदी है तिस्ता नदी। सतलज और तिस्ता नदी जब निकलती है तो निकलने के बाद में क्या है, इस नदियों के बीच में पहाड़ी क्षेत्र में कुछ कंकर मिट्टी पत्थर जमा हो जाते हैं। कंकर पत्थर, ये जो कंकर पत्थर जमा हो गए, इस क्षेत्र को कहा जाता है भावर प्रदेश। और भावर प्रदेश के बाद में जब जो जल है नदियों, यहाँ ये दोनों नदियां जो हैं वो मिल जाएगी। मिलने के बाद में जैसे ही नदियों का जल आगे की तरफ प्रवाहित होगा, प्रवाहित होने के पश्चात वह क्षेत्र जिसमें ये जो अफवाह क्षेत्र है, नदियों का जो बहाव का मार्ग होता है, जिस मार्ग से नदियां बहती हैं, नदियों के बहाव का जो मार्ग होता है वो उसका अपवाह क्षेत्र कहलाता है। नदी अपने साथ में जब जाएगी, अपने साथ में जब कंकर मिट्टी पत्थर लेके जाएगी, तो वो अपने बाईं साइड और अपने दाईं साइड मिट्टी का जमाव करती है। अगर कोई नदी प्रत्येक वर्ष नई मिट्टी का जमाव करती है, तो ये जो क्षेत्र है जहां पर प्रत्येक वर्ष नई मिट्टी का जमाव होता है, ये कहलाता है खादर। और यदि नदी अपना रास्ता चेंज कर ले,
यहाँ रास्ता चेंज कर लिया, अब यहाँ पर पानी नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पर पानी भी नहीं आ रहा, नई मिट्टी का जमाव भी नहीं हो रहा, ये मिट्टी पुरानी हो गई। तो जहां पर पुरानी मिट्टी का जो जमाव होता है तो वो कहलाता है बांगर। और इसके बाद में हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।